नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जिसमें बैंकिंग एवं मुद्रा से जो एक टॉपिक आता है उससे रिलेटेड आज के हमारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्राइमरी सुपर टेट एग्जाम के लिए और जितने भी जिसमें अर्थशास्त्र पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था पूछी जाती है भारत की, उसके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमने आप लोगों को जो सुपर टेट प्राइमरी सुपर टेट में एक टॉपिक दिया गया है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, तो उसमें ये टॉपिक आता है। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट भी करा दिया जाए और यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का जो टॉपिक है उसकी व्याख्याएं भी चल रही है एक एक करके। तो हमने सोचा कि पीडीएफ एक है तो इसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दिया जाए। तो चलिए दोस्त, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं, तो जरूर आप इस पीडीएफ की प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो ऑप्शन ए राष्ट्रीयकृत हो, बी राष्ट्रीयकृत नहीं हो, सी दूसरे देश में स्थापित हो और डी आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल हो। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला का तो वो होगा कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल हो। हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर, और प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश डैश कर दिया गया था। तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में क्या किया गया था? तो ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईडीबीआई बैंक और सी सेंचुरियन बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो वह रखा गया था एक्सिस बैंक रखा गया था। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा दूसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर, और प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि बैंक दर वह दर है जिस पर ऑप्शन ए एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, ऑप्शन बी आरबीआई पब्लिक को उधार देती है, ऑप्शन सी आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है, ऑप्शन डी भारत सरकार अन्य बैंकों को उधार देती है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? तो वह होता है कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है इसी दर पर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं चौथे पर, और प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एक अल्प अवधि ऋण पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर है, ऑप्शन बी अल्प अवधि ऋण ग्रहण पर वाणिज्य बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है, ऑप्शन सी यह किसी वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में सहायक ब्याज दर है, ऑप्शन डी है कि यह सर्वपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है। तो रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, बी वाला विकल्प इसमें जो है ना कि यह अल्प अवधि ऋण ग्रहण पर वाणिज्य बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है, ये गलत है। इसके बारे में ये चीज गलत है, और बाकी सभी जो सही विकल्प हैं चौथा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 का निम्नलिखित में से कौन सा विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। दूसरा है किसी देश के गिनी गुणांक में एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान हो, और उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोनों विकल्पों के बारे में आपको विचार कर कर आपको उत्तर बताना है। तो देखिए, पांचवा का जो सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प, कि दोनों विकल्प जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां, और प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि नकदी रिजर्व अनुपात किसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है निवल रेट, मांग और अवधि देनदारियों का अंश को तरल परिसंपत्ति के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। बी निवल मांग और अवधि देनदारियों का अंश को आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंकों को रोक रखना है। और सी निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो बैंक को उनकी नकदी रिजर्व के हिस्से के रूप में रोक रखना है होता है। और डी नकदी धारित राशि का बैंकों के रिजर्व के साथ अनुपात होता है। तो कौन सा विकल्प छठवां का सही हो जाएगा, तो वो बी वाला विकल्प की निवल मांग और अवधि देनदारियों अंश जो आरबीआई के पास शेष है के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। ऑप्शन ए बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, बी भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, और डी पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो कौन सा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पहली घटित घटना थी वो आपको बताना है स्वतंत्रता के बाद। तो वह कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सी वाला जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम जो पहले आया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब से लागू हुआ था। मतलब इन दोनों का मिलन कब से हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो ये हुआ था किस में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 अप्रैल 2019 को हाल ही में ये हुआ है। तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 9, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है। तो भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन नाबार्ड, और डी है व्यापारिक बैंक। तो कौन भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है, तो वह करता है कौन, ऑप्शन नंबर ए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी है 16। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक संगठन का नाम नहीं है। मतलब किसी बैंक संगठन का नाम नहीं है, आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी IDBI, और सी एस, और डी है सेबी। तो कौन सा एक बैंक संगठन का नाम नहीं है इसमें से आपको बताना है, तो वो हो जाएगा सेबी जो है एक बैंक संगठन का नाम नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। बाकी तीनों बैंक संगठन का नाम है एक। प्रश्न नंबर 12, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। सिक्के जारी करने के लिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो सिक्के जारी कौन करता है भारत में, तो वह करता है वित्त मंत्रालय करता है, ध्यान रखिएगा। 12 का बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 13, और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भारत में आरबीआई बैंकों और प्रतिभूति बाजार का विनियामक है, बी है आरबीआई ने 1870 में कार्य करना आरंभ किया, और सी है भारत में आरबीआई स्वयं सहायक समूहों का नियंत्रण करता है आरबीआई, और डी है आरबीआई का विदेशी मुद्रा आरक्षितिया रखता है। तो 13 का जो सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा कि आरबीआई जो होता है ना विदेशी मुद्रा का आरक्षित रखने का कार्य करता है। हमारा डी वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण कौन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सीबीआई,
ऑप्शन बी IDBI और ऑप्शन सी RBI और ऑप्शन डी SBI। तो किसके द्वारा भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है? तो वह किया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। सुपर टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में दशमिक या दशमलव भी कह सकते हैं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी कब? ऑप्शन ए 1951 में, बी ऑप्शन 1955 में, सी ऑप्शन 1957 में और डी है 1960 में। तो कब शुरू की गई थी? तो 1957 में इसको शुरू किया गया था। काफी बार ये पूछा जाता प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शेयर, ऑप्शन बी डिवेंचर, ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड और डी है ट्रेजरी बिल। तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ट्रेजरी बिल, इसको कहा जाता है। डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? अभी इससे पहले पूछा गया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था? तो वह नहीं हुआ था भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। बाकी और सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जिनकी संख्या 14 थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, बी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सी सरकारी खर्च पर नियंत्रण और डी बैंकर का बैंक के रूप में कार्य। तो इसका सही विकल्प होगा सरकारी खर्च का नियंत्रण जो है किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। तो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में ये शामिल नहीं होता, सरकारी खर्च का नियंत्रण करना। ये भी सही बात है, नियंत्रण नहीं करना। प्रश्न नंबर 19 है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? जब नकदी उत्पाद वृद्धि में घोषणा करता है, रिजर्व अनुपात की वृद्धि में घोषणा जब ये करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, बी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी और सी केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा है और डी वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा है। तो 19 का जो विकल्प सही होगा पहला वाला कि वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा है। इसका तात्पर्य ये होता है जब उसका ब्याज दर बढ़ा दिया जाता है, तो नकदी ब्याज दर आप लोग पता ही है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? निम्न में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी ATM कार्ड और डी उपयुक्त सभी। तो किस कार्ड से बैंक को सबसे ज्यादा उच्च ऋण जोखिम होता है वो आपको बताना है। तो वह होता है क्रेडिट कार्ड से उच्च जोखिम होने का होता है बैंकों को। तो बी वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है कौन है भैया? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रीयकृत बैंक और डी भारतीय बैंक। तो कौन करता है भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI करता है। बी वाला विकल्प जो है 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 और 22 प्रश्न करा कि निम्न भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश डैश में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1965 में और ऑप्शन डी 1949
1949 में। तो कब भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1949 में। डी वाला विकल्प जो है 22 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23, और प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने हाल ही में नोटबंदी की घोषणा की थी, वो कब की थी? तो वह ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2016 को, बी 15 अक्टूबर 2017 को, सी है 8 नवंबर 2016 को, और डी है 8 सितंबर 2017 को। तो कब घोषणा की थी? तो वह घोषणा किया था 8 नवंबर 2016 को। डेट ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी दूसरी बार। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? विमुद्रीकरण का मतलब जो प्रचलन में मुद्रा है उसका परिवर्तित कर देना। तो कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, बी शुभ व्यवहार के अंकीय तरीकों की अधिक उपयोग, और सी कर उधार को बढ़ावा देना, और डी जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। तो किस विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो वह कौन सा नहीं है? वह शुभ व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना जो है ये उद्देश्य नहीं था। बी वाला विकल्प जो है 24 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25, रेपो दर विचारणीय होते हैं। रेपो दर विचारणीय होते हैं। ऑप्शन ए मौद्रिक नीति के द्वारा, राजकोषीय नीति के द्वारा, श्रम नीति के द्वारा, और जनसंख्या नीति के द्वारा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो वो होगा मौद्रिक नीति के द्वारा जो है रेपो दर विचारणीय होते हैं, मौद्रिक नीति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बनी रहती है तो केंद्रीय बैंक डैश डैश सकता है, क्या कर सकता है? ऑप्शन ए रेपो दर को अपरिवर्तित रख, और बी रेपो दर में कमी कर, और सी रेपो दर में वृद्धि कर, और डी रिजर्व रेपो दर में कमी कर। तो 26 का कौन सा विकल्प कि रेपो दर में जो वृद्धि किया जाता है, जब लगातार महंगाई बनी रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है, तब रेपो दर में वृद्धि कर दिया जाता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई है? यूटीआई का पहले नाम बदला गया था, अब यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी वो आपको बताना है। तो देखिए इसकी स्थापना जो 1964 में किया गया था। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा LIC जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए LIC की स्थापना की बात करें तो ये भी 1956 में ही किया गया था। सी वाला विकल्प जो है 28 का सही हो जाएगा, LIC की स्थापना। प्रश्न नंबर 29, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है हैदराबाद में। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? आपको बताना है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो देखिए इसकी जो करती है ना वह IRDA करती है। डी वाला विकल्प जो है हमारा 30 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, और RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो बीमा क्षेत्रों के लिए किया था। तो हमारा सी वाला विकल्प जो है 31 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 32 पर, और प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वह किया गया था 1988 में। ए वाला विकल्प जो है 32 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो देखिए बुल एंड बियर जो शब्दावली है उसका संबंध अगर हम बात करें तो वह है स्टॉक मार्केट से संबंध इसका होता है। ए वाला सही हो जाएगा 33 का। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और 34वां प्रश्न, और यह प्रश्न करा कि भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्न में से कौन करता
है। शेयर प्रणाली का बाजार में विनिमय कौन करता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो अगर विनिमय की बात करें तो वह सेबी करता है, SEBI। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 34 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।